24 अप्रैल 1993 दोपहर के 1 बज रहे थे। गर्मियां शुरू हो चुकी थीं और दिल्ली वालों को श्रीनगर की ठंडी वादियों का बुलावा आ चुका था। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC427 तैयार खड़ी थी। एक एक करके अपने परिवारों के साथ 140 यात्री इस फ्लाइट में बैठ जाते हैं। बच्चों के चेहरों पर उत्साह था, बुजुर्गों के होठों पर मुस्कान थी। किसी को क्या पता था कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक सफ़र बनने वाला है। इन्हीं यात्रियों में एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी भी था। इसके दोनों पैरों में प्लास्टर चढ़ा हुआ था और ये व्हील चेयर की मदद से जहाज में दाखिल होता है। जहाज में घुसने के बाद ये क्रू से रिक्वेस्ट करके बाथरूम के पास वाली सीट पर बैठ जाता है। दोपहर 1:57 पर यह फ्लाइट उड़ान भर लेती है। कुछ लोगों के लिए ये उनकी पहली फ्लाइट थी। आसमान से धरती को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान थी जो हटने का नाम नहीं ले रही थी। जहाज पूरी हाइट पकड़ चुका था और स्टेबल भी हो गया था। क्रू ने यात्रियों को सीट बेल्ट हटाने को कहा और खाने का सामान बांटा जाने लगा। फ्लाइट के अंदर खाने की खुशबू और लोगों के हंसने की आवाज़ भर चुकी थी। इन्हीं सब के बीच वो व्हीलचेयर वाला आदमी अचानक अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। उससे कुछ दूर खड़ी एक एयर होस्टेस इसकी तरफ देखकर हंसती है, मगर जैसे ही उसकी नज़र इस आदमी के प्लास्टर से ढके पैरों पर पड़ती है तो उसके चेहरे की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो कुछ समझती और बोलती, उससे पहले ही ये आदमी झुकता है और अपने प्लास्टर से 2 बंदूकें और हैंड ग्रेनेड निकाल लेता है। उसके तुरंत बाद ये जोर से हाईजैक चिल्लाते हुए कॉकपिट में घुसता है और फ्लाइट को काबुल ले जाने का आदेश दे देता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत की हिस्ट्री में हुआ NSG का सबसे तेज रेस्क्यू ऑपरेशन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर कैसे इस फ्लाइट को काबुल जाने से रोका गया। फिर देखेंगे कैसे हमारी NSG इस फ्लाइट में घुसी और सभी यात्रियों को सही सलामत बाहर निकाला। आतंकवादी से काबुल जाने का आदेश मिलते ही पायलट दिमाग लगाता है। वो आतंकवादी से बहाना बनाता है कि काबुल जाने के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस से परमिशन लेनी पड़ेगी और ये काम दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल ही कर सकता है। इसी बहाने की आड़ में पायलट दिल्ली ATC को कोडेड मैसेज भेजता है कि फ्लाइट IC427 हाईजैक हो चुकी है और काबुल की तरफ बढ़ रही है। ये सुनते ही दिल्ली ATC में खलबली मच जाती है। तुरंत ये खबर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप यानी CMG को पहुंचाई जाती है। ये एक अम्ब्रेला ग्रुप था जिसमें NSG, IB, रॉ, आर्मी और तमाम सुरक्षा एजेंसियों के चीफ मिलकर हाईजैक और टेरर अटैक जैसी सिचुएशंस पर फैसले लेते थे। CMG को खबर मिलते ही आतंकवादी से बातचीत की कोशिश शुरू हो जाती है। अब दोपहर के करीब 3 बज चुके थे। फ्लाइट अफगानिस्तान जाने के लिए पाकिस्तान की एयर स्पेस में दाखिल हो जाती है। पाकिस्तान की एयर स्पेस में कुछ देर उड़ने के बाद फ्लाइट को रिफ्यूल की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए जहाज़ को लाहौर एयरपोर्ट की तरफ मोड़ा जाता है। अब अगर ये फ्लाइट रिफ्यूल हो जाती तो इसे काबुल पहुंचाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती थी। और अफगानिस्तान में उस वक्त तालिबान का दबदबा था। वहां पहुंचने के बाद नेगोशिएट करने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। यही सब सोचकर CMG में मौजूद अफसर घबराए हुए थे। जैसे आग लगने पर फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, वैसे ही जब देश पर न सुलझने वाला संकट आता है तब काले कपड़ों में आतंकियों की मौत बनकर आने वाले ब्लैक कैट कमांडोज को बुलाया जाता है। दोपहर के 4 बज रहे थे। गुड़गांव के अपने सरकारी बंगले में ब्रिगेडियर CB थापा कुछ मेहमानों के साथ लंच खत्म करके बैठे ही थे, तभी उनका पेजर बजने लगता है। पेजर तो मॉक ड्रिल के कारण सारा दिन बजता रहता था, इसलिए थापा पहले इसे नज़रअंदाज करने की सोचते हैं। तभी उनके घर का टेलीफोन भी बार बार बजने लगता है। यहाँ उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है। जब वो पेजर उठाकर देखते हैं तो उसमें रेड अलर्ट का मैसेज फ्लैश हो रहा था। रेड अलर्ट का मतलब था कि ये कोई मॉक ड्रिल नहीं बल्कि असली मुसीबत है। थापा बिना एक पल गवाए अपने मेहमानों को छोड़कर NSG के पालम एयरबेस की तरफ निकल जाते हैं। उधर पाकिस्तान ने पहली बार कोई अच्छा काम किया और फ्लाइट को लाहौर में उतारने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने एयरपोर्ट पर मशीन गन लेकर जवान खड़े कर दिए। ये भारत के लिए पहली राहत की खबर थी। अब पायलट आतंकवादी को समझाता है कि काबुल जाना है तो रिफ्यूल करना ही पड़ेगा और उसके लिए अमृतसर एयरपोर्ट सबसे करीब है। आतंकवादी मान जाता है और फ्लाइट अमृतसर में उतर जाती है। इधर थापा पालम एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, जहां उनके कमांडोज पहले से इंतजार में थे। यहां थापा को बताया जाता है कि हाईजैक जहाज अमृतसर में खड़ा है। थापा समझ जाते हैं कि उन्हें क्या करना है। वो तुरंत अपने 350 कमांडोज के साथ भारतीय वायुसेना के IL-176 जहाज में सवार होकर अमृतसर के लिए रवाना हो जाते हैं। बीच रास्ते में खबर आती है कि हाईजैक जहाज अमृतसर के मेन रनवे पर खड़ा है, इसलिए वो वहां लैंड नहीं कर सकते। थापा और उनके कमांडोज को पहले आदमपुर जाना पड़ता है और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए अमृतसर पहुंचते हैं। हेलीकॉप्टर भी एयरपोर्ट पर नहीं उतर सकता था, इसलिए वो अमृतसर के डिफेंस एरिया में लैंड करते हैं। वहां से जिप्सियों में सवार होकर थापा और उनके कमांडोज शाम करीब 5 बजे अमृतसर पहुंचते हैं। अब ऑपरेशन पर जाने से पहले 1 मिनट रुकते हैं और ये जान लेते हैं कि आखिर इस हाईजैक के पीछे कौन था। आतंकवादी का नाम था मोहम्मद यूसुफ शाह। ये हिजबुल मुजाहिद्दीन का सदस्य था।
ये वही खूंखार संगठन था जिसने 1989 में अपने गठन के फौरन बाद कश्मीर की घाटी में दहशत का ऐसा खेल शुरू किया था जिसने पूरे देश को हिला दिया था। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार, आर्मी और पुलिस पर हमले, करीब 1000 बेगुनाह लोगों की शहादत, ये सब इसी संगठन के कारनामे थे। मगर उस दिन इस आतंकवादी ने अभी तक कोई डिमांड नहीं रखी थी। तो इस हाईजैक के पीछे का असली मकसद क्या था, ये पहेली अभी भी सुलझी नहीं थी। थापा के अमृतसर पहुंचने से पहले करीब 10-15 मिनट पहले ही पंजाब पुलिस के डीजीपी केपीएस गिल भी वहां आ चुके थे। उन्होंने पंजाब पुलिस के जवानों को जहाज के इर्द गिर्द तैनात कर दिया था और खुद हाईजैकर से बातचीत में लगे हुए थे। मगर अभी तक हाईजैकर की डिमांड का पता नहीं था। थापा वहां की पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए गिल से मिलते हैं। गिल अपने साथ खड़े एसएसपी को इशारा करते हैं और एसएसपी थापा को ब्रीफिंग करना शुरू कर देता है। इस ब्रीफिंग के दौरान थापा की नज़र एक चीज पर अटक जाती है। पुलिस के जवान जहाज के चारों तरफ महज 50 मीटर के दायरे में तैनात थे। थापा तुरंत गिल के पास जाकर इन जवानों को वहां से हटाने को कहते हैं। उनकी बात एकदम सही थी। अगर आतंकवादी को जरा भी खतरे की भनक पड़ जाती तो वो एक पल में ग्रेनेड फोड़ सकता था और 140 यात्रियों की जिंदगी पलक झपकते खत्म हो जाती। एसएसपी से पूरी सिचुएशन समझ लेने के बाद हमारे कमांडोज अपनी ड्रिल शुरू करते हैं। सबसे पहले स्नाइपर्स की मदद से जहाज को चारों तरफ से घेरा जाता है। थापा जानते थे कि रोशनी में जरा भी हरकत हुई तो आतंकवादी को दिख जाएगा और पूरा मिशन खाक हो जाएगा। इसीलिए जैसे भी हो अंधेरा होने तक नेगोशिएशन को खींचते रहना था। थापा ये बात गिल को समझाते हैं और गिल आतंकवादी को बातों में उलझाना शुरू कर देते हैं। उधर आतंकवादी रिफ्यूल के लिए चिल्लाता है। इधर गिल कहते हैं कि फ्यूल टैंकर को कई सिक्योरिटी क्लियरेंस से गुजरना पड़ता है, इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा। घंटे पर घंटे बीतते जाते हैं। शाम के करीब 7 बज जाते हैं और आतंकवादी का सब्र टूटने लगता है। वो तुरंत काबुल रवाना होने की जिद करने लगता है। इस बार गिल उसे ये कहकर टालते हैं कि काबुल के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस चाहिए और हम लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं, मगर जवाब नहीं आ रहा। ये सुनकर आतंकवादी का सब्र पूरी तरह टूट जाता है और वो गोली चला देता है। हालांकि गोली किसी को नहीं लगती मगर जहाज के आर पार हो जाती है। ये आवाज़ सुनकर अंदर और बाहर दोनों जगह लोग सहम जाते हैं। अंदर बैठे यात्री पहले से डरे हुए थे, अब घंटों की भूख और प्यास भी उनकी हालत बिगाड़ रही थी। थापा समझ जाते हैं कि अब ज्यादा वक्त नहीं है। वो तुरंत अपनी टीम के साथ रेड की प्लानिंग में जुट जाते हैं। सबसे पहले स्नाइपर्स की मदद से आतंकवादी की हर हरकत और उसके हथियारों की पूरी जानकारी जुटाई जाती है। स्नाइपर बताते हैं कि वो कॉकपिट के आसपास लगातार चक्कर काट रहा है और उसके पास 2 पिस्तौल और एक हैंड ग्रेनेड है। इसी जानकारी के आधार पर थापा अपना प्लान बनाते हैं। प्लान एकदम सीधा था। जहाज में कुल 7 दरवाजे थे। रात के अंधेरे में सभी दरवाजों से एक साथ कमांडोज जहाज में घुसेंगे और आतंकवादी को मार गिराएंगे। मगर इस प्लान में एक पेंच था। ये आतंकवादी प्लेन की बारीकियों से अच्छी तरह वाकिफ था। वो जहाज के चारों तरफ की लाइटें बार बार ऑन ऑफ कर रहा था ताकि बाहर की किसी भी हलचल का उसे फौरन पता चल जाए। इसीलिए एनएसजी को पूरी तरह अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ा। मगर जब अंधेरा छा गया तो हमारे ये कमांडोज किसी जिन्न की तरह रात में घुल गए। रात के 10 बजे एयरपोर्ट की सभी लाइटें जानबूझकर बंद कर दी जाती हैं। पूरा एयरपोर्ट सन्नाटे और अंधेरे में डूब जाता है। आतंकवादी को बताया जाता है कि फ्यूल टैंकर को क्लियरेंस मिल गई है और वो रास्ते में है। यहीं से एनएसजी का असली मायाजाल शुरू होता है। एयरपोर्ट पर बस रनवे की छोटी छोटी लाइटें जल रही थीं, जिनसे जहाज की एक लंबी परछाई जमीन पर फैली हुई थी। फ्यूल टैंकर धीरे धीरे जहाज की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में जगह जगह फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पानी के टैंकर खड़े किए गए थे। आतंकवादी को ये सब यात्रियों की सुरक्षा के आम इंतजाम लगते हैं। वो प्यासे भेड़िए की तरह आंखें गड़ाए फ्यूल टैंकर को जहाज की तरफ देख रहा था। उसे ये नहीं पता था कि उसी वक्त उसकी मौत यानी हमारे कमांडोज पानी के टैंकरों और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की आड़ में छुपते छुपाते जहाज की परछाई के दायरे में पहुंच चुके थे। अपने काले कपड़ों की वजह से वो अंधेरे में इस कदर घुल गए थे कि खुद अंधेरा भी उन्हें पहचान नहीं सकता था। फ्यूल टैंकर अब जहाज के बिल्कुल करीब था। आतंकवादी को लग रहा था कि अब बस कुछ ही देर में काबुल की उड़ान भरेगा। उसे क्या पता था कि अब तक हमारे कमांडोज जहाज के ठीक नीचे पहुंच चुके थे। ये कमांडोज स्नाइपर के साथ लाइव संपर्क में थे, जो हर पल आतंकवादी की एक एक हरकत बता रहा था। 6 कमांडोज अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं। तभी स्नाइपर का मैसेज आता है कि आतंकवादी का मुंह कॉकपिट की तरफ है और वो उसी दिशा में चल रहा है। इतना सुनते ही एक्शन शुरू होता है। एक स्पेशल डिवाइस से जहाज के दरवाजे एक साथ खोले जाते हैं। एक कमांडो कॉकपिट के दरवाजे से, दूसरा यात्रियों वाले दरवाजे से और बाकी के 4 कमांडोज इमरजेंसी और लगेज वाले दरवाजों से एक साथ जहाज में घुस जाते हैं। आतंकवादी कुछ सुनता, कमर घुमाकर देखता, उससे पहले ही उसकी गर्दन हमारे एक कमांडो की बाजू में जकड़ी हुई थी। वो कमांडो उसे सरेंडर का मौका देता है, मगर ये आतंकवादी हमारे कमांडो को हल्के में लेकर गोली चलाने की कोशिश करता है।
तभी दूसरे कमांडो ने बिना एक पल की देरी किए उसकी उंगली ट्रिगर तक पहुंचने से पहले ही एक सटीक गोली उसके माथे से आर पार कर दी। 5 मिनट हवा की तरह हमारे कमांडोज अंदर घुसे और 140 यात्रियों की जिंदगी को खतरे में डालने वाले इस आतंकी को हमेशा के लिए शांत कर दिया। अंदर से कमांडोज ने थापा को मैसेज किया, सर, थ्रेट न्यूट्रलाइज्ड। थापा ने ये बात गिल को बताई। गिल को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने फौरन टेलीफोन उठाकर ये खबर सीएमजी तक पहुंचाई। वहां भी सबके मुंह खुले के खुले रह गए। कुछ ही देर में सीधे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का फोन आया। उन्होंने थापा से पूछा कि 5 मिनट में इतनी जटिल सिचुएशन को खत्म कर देना तो नामुमकिन लगता है, आपने ये कैसे कर दिखाया। थापा ने उन्हें पूरा वाकया समझाया। प्रधानमंत्री को उस पल अपने कमांडोज पर जितना गर्व हुआ होगा उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। जहाज के दरवाजे खुलते हैं और एक एक करके यात्री बाहर निकलते हैं। जिनकी ये पहली फ्लाइट थी, उनके चेहरे पर अब मुस्कान नहीं थी, आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू खुशी के थे। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित डॉक्यूमेंट्री वीडियो 2D एनिमेशन के जरिए देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।